हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में जो हमने 50 क्वेश्चंस तक किया हुआ था फिजिक्स का, उससे आगे के 50 क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। तो टोटल दोस्तों इस बेसिक लेसन में 150 के आसपास क्वेश्चंस हैं और कुछ वन लाइनर्स पॉइंट हैं। तो इस वीडियो में हम 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। और जो इसका थर्ड पार्ट हम बनाएंगे फर्स्ट लेसन का, उसमें हम बाद में जो भी आपके अदर 50 क्वेश्चन है और उसके साथ में जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं या जो वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी कवर अप करते हुए चलेंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों। जितना ज्यादा आप वीडियोस को सपोर्ट करेंगे उतनी ही जल्दी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए नए पार्ट लेके आने की। और दोस्तों ये क्वेश्चंस काफी अच्छे लेवल के हैं, काफी सरल क्वेश्चंस हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास सिर्फ एनसीईआरटी भी है ना, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको कंप्लीटली करवा दूंगा। आज शुरू करते हैं दोस्तों। 51वां हमारा क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 में दोस्तों सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब किस कारण से इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो रमन इफेक्ट के कारण। रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव किसने दिया था? सीवी रमन ने दिया था। रमन प्रभाव इन्होंने कब दिया था? 1928 में। और इसी रमन प्रभाव के कारण इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों रमन इफेक्ट या सीवी रमन से आपको एक और चीज याद रखनी है कि सीवी रमन को यह ने रमन इफेक्ट कब दिया? तो 29 फरवरी 1928 को इन्होंने रमन इफेक्ट दिया था। और विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय या प्रथम एशियाई व्यक्ति भी कौन थे? वह भी सीवी रमन थे। ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। क्या विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति सीवी रमन जी थे। अगला 52वें प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति या सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। देखिए दोस्तों, मैनोमीटर का यूज जो है वह दाब मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। कार्ब्यूरेटर का यूज मतलब कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन होता है, ठीक है। कार्डियोग्राफ का यूज हृदय गति को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन सिस्मोमीटर का यूज पृष्ठतल की वक्रता मापने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका यूज सिस्मोमीटर क्या होता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी। और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर इसकी इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ाइए। देखिए दोस्तों, बेसिक लैंग्वेज है, पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, कि कौन सा मैचिंग नहीं कर रहा। तो मैनोमीटर हो गया, ये प्रेशर हो गया, थोड़ा सा आपको इतना तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी मतलब फिजिक्स होता है, तो ये तो बेसिकली है। अब हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगला हमारा 53वां क्वेश्चन है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, ताप, ऊष्मा या फिर ऊर्जा। तो क्यूरी दोस्तों रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक है। क्या क्यूरी? आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा बात कर ले दोस्तों कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? तो हेनरी बैक्यूरेल। याद रखना आपको, रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता कौन थे? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। उसके बाद में दोस्तों एक और प्रश्न यहां से बनता है कि रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन और रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने करी थी? तो वो मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के द्वारा 1903 में की गई थी। तो यहां से दोस्तों दो प्रश्न बनते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी? हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में करी। और दूसरा प्रश्न बनता है कि रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किसने किया या फिर रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने करी? तो मैरी क्यूरी का नाम और उनके पति पियरे क्यूरी का नाम इसमें आता है। 1903 में इन्होंने क्या किया था? इसका अध्ययन किया था। और दोस्तों मैरी क्यूरी से आपको याद रखना है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्यूरी रखा गया और रेडियो एक्टिविटी का मात्रक रखा गया। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का सर्वाधिक अध्ययन मैरी क्यूरी के द्वारा ही किया गया था। अब मैरी क्यूरी से आपको एक और पॉइंट दोस्तों नोट करना है। मैरी क्यूरी भौतिकी तथा केमिस्ट्री मतलब रासायनिक यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। कौन? मैरी क्यूरी जी, ठीक है। तो आपसे प्रश्न इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि भौतिकी और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी मैरी क्यूरी, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1903 में मिला था और रसायन का नोबेल पुरस्कार इन्हें 1911 में मिला था। अच्छा प्रश्न है और अच्छी तरीके से आपको ये करना है। अगला देखिए 54वां प्रश्न, इसमें भी आपको सुमेलित करना है कि कौन कौन सा सही है, ठीक है। फैदोमीटर, देखिए दोस्तों फैदोमीटर क्या नापता है? मैं आपको पहले भी इस बारे में कई बार बता चुका हूं, ठीक है। फैदोमीटर नापता है मेनली आपकी ऊंचाई। नहीं, सही सुमेलित है, ठीक है। तो देखो बैरोमीटर नापता है आपका दाब, वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर आपकी वायुमंडलीय आर्द्रता नापता है, ठीक है। और अल्टीमीटर
आपकी ऊंचाई नापता है और फेथोमीटर आपका क्या नापता है, समुद्र की गहराई नापता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 4123। 4123, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। फेथोमीटर क्या नापता है, समुद्र की गहराई नापता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता नापता है। और अल्टीमीटर क्या नापता है, आपका ऊंचाई नापता है। अगला हमारा 55वां क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये चीजें दोस्तों आपने, ये तो आपका फिजिक्स उसका भी टॉपिक है, भूगोल का। अगर आपने कभी भूगोल पढ़ी हुई है तो वहां पर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है, आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा, आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा, या फिर आइसोबात गहराई। अब दोस्तों ये होता क्या है, आइसोबार, आइसोबार का मतलब होता है क्या, समदाब। समदाब या इसे आइसोबार लाइन या समदाब रेखा भी कहते हैं, ठीक है। समदाब रेखा, समदाब रेखा का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसी रेखा, आप कह सकते हैं ऐसी रेखा जो समान दाब वाले स्थानों को जोड़ती है, उन्हें हम कहते हैं क्या, समदाब रेखा। तो बिल्कुल आइसोबार क्या है, वायुदाब से संबंधित है, तो सही है। अगला क्या है दोस्तों, आइसोहाइट। आइसोहाइट का मतलब क्या होता है, आइसोहाइट का मतलब आप ये कह सकते हैं कि समान समवर्षा वाले स्थान, यानी कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा हमारी आइसोहाइट रेखा कहलाती है, ठीक है। तो आइसोहाइट रेखा क्या होती है, इसे समवर्षा रेखा भी कहा जाता है, कि क्या, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा हमारी समवर्षा रेखा या आइसोहाइट रेखा कहलाती है। ये भी बिल्कुल सुमेलित है। अगला क्या है दोस्तों, आइसोहेलाइन, ठीक है। आइसोहेलाइन क्या होता है, समलवण रेखा, समलवण रेखा बोलते हैं इसे हिंदी में। तो समलवण रेखा क्या होती है, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, हमारी समलवण रेखा कहलाती है, ठीक है। और समान लवण यानी कि समलवण रेखा, ये भी सही है। तो आइसो कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो सी हमारा सुमेलित नहीं हुआ, क्योंकि आइसोहेलाइन क्या है, समलवण रेखा होता है, इसका बर्फ वर्षा से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये क्या होता है, समान लवणता वाले मतलब जो स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को हमारी, या समान लवण वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा को हमारी आइसोहेलाइन रेखा या समलवण रेखा कहा जाता है। अगला क्या होता है, आइसोबात। इसे बोलते हैं दोस्तों, हमारा मतलब वही गहराई वाला, सम गहराई इस टाइप से होता है कि गहराई से संबंधित होता है, यानी कि समान गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा या समान गहराई वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा को आइसोबात रेखा कहा जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि आइसोहेलाइन का मतलब क्या होता है, समान लवणता। यहाँ पे अगर लवण होता है या लवणता वाला होता, समान लवणता वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहेलाइन रेखा कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 56वां, कि घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो घर्षण और स्नेहक का अध्ययन दोस्तों हमारा ट्राइबोलॉजी कहलाता है। क्या, ट्राइबोलॉजी। आगे बात करते हैं। अगला हमारा 57वां क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक दोस्तों होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। एच जे भाभा। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट तो मुंबई में स्थित है। इसी कारण दोस्तों होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। थोड़ा सा दोस्तों हमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ते हैं, कि जब इसकी स्थापना हुई थी ना दोस्तों 6 जनवरी 1954 को, 6 जनवरी 1954 को। नॉर्मली आप ये नोट कर सकते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, लेकिन इस टाइप पे इसका नाम क्या था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नहीं था। तो जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय पे इसका नाम क्या था, उस समय पे इसका नाम था परमाणु ऊर्जा संस्थान, परमाणु ऊर्जा संस्थान। और इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, होमी जहांगीर भाभा ने ही निभाई थी। तो 6 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना होती है मुंबई में, परमाणु ऊर्जा संस्थान नाम से स्थापना करते हैं कौन, होमी जहांगीर भाभा। इसी कारण दोस्तों इस परमाणु ऊर्जा संस्थान या भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी होमी जहांगीर भाभा को ही जाना जाता है। और इन्हीं होमी जहांगीर भाभा के नाम पर दोस्तों बाद में 12 जनवरी 1967 को इस परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम परिवर्तित करके भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से भी आपको होमी जहांगीर भाभा का नाम रखना है, कि इनके ही नाम पर बाद में इस भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम रख दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा ही इनकी स्थापना की गई थी परमाणु ऊर्जा संस्थान नाम से, और प्रथम अध्यक्ष भी इसके यही थे, ठीक है। और भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संस्थापक कौन थे, वह भी हमारे कौन थे, होमी जहांगीर भाभा जी ही थे। ये पॉइंट आपको इनसे डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। बाकी दोस्तों सतीश धवन, डॉक्टर के एस कृष्णा, ये चीजें आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेनी होंगी, क्योंकि एग्जाम में यहां से बार बार अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सतीश धवन का नाम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि आर्यभट्ट और रोहिणी का सफल परीक्षण सतीश भट्ट के द्वारा कराया गया था, सतीश धवन के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और 1920 में के आसपास में इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ में
होमी जहांगीर भाभा के नाम आपको पता चल गया कि परमाणु अनुसंधान के महान वैज्ञानिक के रूप में इन्हें जाना जाता है और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। 1909 में इनका जन्म हुआ था, 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इतने पॉइंट आप लोग यहाँ से डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मतलब ये वैज्ञानिक वाला चैप्टर है ना कि नोबेल किसको मिला, क्या मिला, किसका भारत में किससे संबंधित है, ये वाले टॉपिक्स भी आप जरूर याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगला हमारा 58वां क्वेश्चन है कि समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है? हारोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टॉमोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी? तो समय मापक विज्ञान दोस्तों हमारा हारोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय मापक विज्ञान क्या है? हारोलॉजी है। अगला बात करते हैं 59वें प्रश्न की कि विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य में स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? तो विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य में स्वचलन यानी कि ऑटोमेशन और कम्युनिकेशन का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं दोस्तों साइबरनेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? साइबरनेटिक्स। अगला क्वेश्चन है 60वां कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए काफी प्रसिद्ध है। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1921 में जर्मनी में हुआ था और इनके बारे में आपको एक पॉइंट जरूर याद रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और किस सिद्धांत के आधार पर दिया था? तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करी थी। तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की घोषणा की गई थी या प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की गई थी? तो वो थे हमारे कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन जी, जिनका जन्म 1921 में जर्मनी में हुआ था। और इनसे दोस्तों एक और प्रश्न पूछा गया अल्बर्ट आइंस्टीन से उत्तराखंड पीसीएस 2006 में कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को पियानो और वायलिन बजाने का भी बड़ा शौक था। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे, तो इन्हें पियानो बजाने का बहुत शौक था और पियानो के साथ साथ वायलिन बजाने का भी इन्हें बहुत शौक था। ये पॉइंट आप लोग को यहां से डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। आगे बात करते हैं 61वां हमारा प्रश्न है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? ठीक है। तो अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन दोस्तों हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका 61वें का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का संबंध किससे है? तो बहुत अति सूक्ष्म यानी कि जो हमारा माइक्रो एटम्स होते हैं या माइक्रो कण और पार्टिकल्स होते हैं उनकी चाल या उनकी स्पीड का अध्ययन करने के लिए हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है। बाकी क्वांटम सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो आप उसे भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपोर्टेंट होता है। क्वांटम सिद्धांत हो गया और किसके द्वारा क्वांटम का सिद्धांत दिया गया था, यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों मैक्स प्लांक ने। कब दिया था? 1901 में। ठीक है। आगे बात करते हैं 62वां क्वेश्चन है कि क्यूसेक में क्या नापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल की मात्रा या फिर जल का बहाव? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बहुत बार करा चुका हूं। तो क्यूसेक के माध्यम से दोस्तों जल का बहाव मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका 62 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं 63वां क्वेश्चन कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा है इनमें से? तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी साइक्लोट्रॉन क्या है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। और ये क्वेश्चन ना काफी बार पूछा गया, जीके के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ठीक है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो साइक्लोट्रॉन कहलाता है। आगे बात करते हैं 64वां क्वेश्चन। इसमें भी दोस्तों सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है कि इनके मात्रकों के अनुसार आपको सुमेलित करना है। देखिए क्यूसेक में मैंने आपको बताया था कि क्यूसेक में क्या नापा जाता है? तो जल प्रवाह की दर क्यूसेक में नापी जाती है। बाइट क्या होता है? कंप्यूटर की इकाई होती है बाइट, बिट, बाइट, एमबी, जीबी, ये सत्तर से। ठीक है। कंप्यूटर से संबंध है। रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। और बार क्या होता है? वायु दाब का मात्रक होता है। क्या? बार। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों इसमें? 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला आप बात करते हैं 65वां क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टीफन हॉकिंस एक थे क्या? पियानो वादक, गिटार वादक, वैज्ञानिक या अमेरिकी राजनीतिक? ठीक है। तो स्टीफन हॉकिंस का नाम आप लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा भी होगा, 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये क्या थे? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है। इनका जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और अभी हाल ही में 14 मार्च से शायद 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये वैज्ञानिक थे। ठीक है। और मुख्यतः एक भौतिकी वैज्ञानिक या ब्रह्मांड वैज्ञानिक और लेखक के रूप में भी स्टीफन हॉकिंस को जाना जाता है। और स्टीफन हॉकिंस से आपको जरूर याद रखना है, एक वैज्ञानिक तो थे लेकिन ये क्यों प्रसिद्ध थे? तो ब्लैक होल सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत,
तो प्रश्न दोनों इंटरेस्टिंग है कि ब्लैक होल सिद्धांत और बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा ही दिया गया था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है स्टीफन हॉकिंस से, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 66वां कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था। ठीक है, तो निम्न वैज्ञानिकों में से दोस्तों हमारा जगदीश चंद्र बोस जी ने, JC बोस भी कहा जाता है इनको, इन्होंने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल किस कार्य के लिए मिला था, यानी कि इनको नोबेल पुरस्कार किस कार्य हेतु मिला था, यह प्रश्न पूछा गया। नक्षत्र भौतिकी के लिए, उपग्रहों में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, या अति कम तापक्रमों पर सुपर कंडक्टिंग के लिए, या सूर्य के मूल का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों नक्षत्र भौतिकी का अध्ययन करने के लिए क्या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एस चंद्रशेखर जी को। कब किया गया था? 1983 में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि आप ये नोट कर सकते हैं कि तारों की संरचना एवं उत्पत्ति संबंधित खोज के लिए या उत्पत्ति संबंधित शोध के लिए इन्हें 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और किस कार्य के लिए दिया गया था? नक्षत्र भौतिकी यानी कि तारों की संरचना और उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन हेतु या शोध हेतु। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। तो 1983 में इन्हें दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत बार सुनने में आता है कि नोबेल पुरस्कार क्या है, किसको मिला है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम के आधार पर की जाती है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1896 में हुई थी। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इसी कारण इनकी मृत्यु के बाद में 1901 से ही दोस्तों प्रतिवर्ष हमारा नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार का अध्ययन जो होता है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये इतने सारे पॉइंट आप लोगों को मैक्सिमम मोटे मोटे इसके बारे में नोबेल पुरस्कार के बारे में याद रखना है। बाकी किस किस को नोबेल पुरस्कार मिला था, कब मिला था, ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि CV रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद में एस चंद्रशेखर जी को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं। अगला हमारा 68वां क्वेश्चन है कि सही सूची का मिलान कीजिए। कि एक साइड आपको मात्रक दिए गए और दूसरे साइड उनके राशियां दी गई हैं। ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है दोस्तों? विद्युत धारा का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? तो सामर्थ्य या क्षमता का मात्रक होता है वाट, मतलब पावर का मात्रक होता है वाट। वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। कैलोरी होता है दोस्तों ऊष्मा का मात्रक। जूल होता है कार्य का मात्रक। और ओम होता है आपका क्या? प्रतिरोध का मात्रक। यानी कि 2 1 4 3 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 68 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस में ऐसा है ना कि क्वेश्चन काफी सरल आते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होने चाहिए तो आप आसानी से उस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व आउट कर लेंगे। 69वां प्रश्न है कि 1 न्यूटन का बल किसके बराबर होता है? तो न्यूटन जो होता है, मैंने आपको बताया दोस्तों कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसे हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं, क्योंकि एफ बराबर एम ए आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एफ बराबर एम ए। तो एम होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। तो वही पूछा गया है कि फिर 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। तो डाइन क्या है? बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। डायरेक्टली इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग दोस्तों टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या? टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। अगला दोस्तों कि रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किया था दोस्तों आपके रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। और रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। और आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा किया गया था। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 72वां, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये मात्रक मात्राएं वाला टॉपिक आपको दोस्तों जरूर याद रखना है कि किसकी मात्रा क्या है। देखिए पूछा गया है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? त्वरण का, बल का, क्षमता का या ऊर्जा का? अब देखिए दोस्तों यह है न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। ये किलोग्राम क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बल बराबर एफ बराबर एम ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एफ बराबर एम ए। तो एफ क्या होता है? बल, एम होता है द्रव्यमान और ए क्या होता है? आपका त्वरण।
अब देखिए तो बल बट्टा द्रव्यमान, यानी कि बल बट्टा द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, त्वरण हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका, त्वरण का मात्रक, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो यहां से डायरेक्टली त्वरण का मात्रक क्या निकल गया, ये निकल गया न्यूटन प्रति किलोग्राम। वैसे दोस्तों आपने त्वरण में पढ़ा होगा कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण का नॉर्मली मात्रक होता है क्या, v/t, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका नॉर्मली मात्रक होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप लोगों को बताइए, पावर का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल होता है। अगला 75वां क्वेश्चन है कि एक फर्मी मीटर किसके बराबर होता है, तो एक फर्मी मीटर बराबर दोस्तों 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। आगे बात करते हैं, 74वां क्वेश्चन है, इससे पहले वीडियो में करा चुका हूं, एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो पार्सेक के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वो पार्सेक है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और ये कैसे निकलेगा ये भी मैंने आपको बताया था। आगे बात करते हैं 75वें क्वेश्चन की, कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, एनीमोमीटर, रेंज गेज, नेफोस्कोप या फिर हाइग्रोमीटर। तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र दोस्तों नेफोस्कोप कहलाता है, क्या, नेफोस्कोप। ठीक है, और ये रेन गेज क्या होता है, ये बारिश की मात्रा को नापता है। ठीक है, एनीमोमीटर हवा की चाल को नापता है, हवा के वेग को, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है। ठीक है, तो बादलों की दिशा और गति को नेफोस्कोप के द्वारा नापा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि कोणीय वेग की विमा क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये विमाओं वाला टॉपिक भी ना वैसे तो ये 9th 10th में दिया नहीं गया है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये मात्रक, मात्राएं और विमाएं, ये 3-4 ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो आपको क्लियरली दोस्तों अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे और एग्जाम में सफलता पानी पड़ेगी। देखिए आज वैसे दोस्तों हमारा ये तो पोस्टमार्टम क्लास का पार्ट 2 है, लेकिन इससे पहले मैं आपको वन दरोगा के ऊपर में दोस्तों वन दरोगा क्रैश कोर्स करके 5 से 6 वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, जहां पर मैंने इंपोर्टेंट भांत्रक वाला पोर्शन भी करा रखा है और विमा कैसे निकालनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बताई हुई है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि कोणीय वेग की विमा क्या होती है। तो विमा निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बट्टा समय। अब आपको बताया दोस्तों कि कोण की कोई भी विमा नहीं होती है, तो कोण की कोई भी विमा नहीं होगी तो ये ब्लैंक हो जाएगा, और समय की विमा होती है क्या, टी। अब देखिए आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान की विमा एम होती है, लंबाई की एल होती है और समय की टी होती है। ठीक है, ये 3 पैरामीटर आपको याद रखने हैं कि विमा सूत्र में द्रव्यमान को एम से, लंबाई को एल से और समय को टी से दर्शाया जाता है। देखिए ये हो गया कोण समय, तो ये टी की पावर ऊपर जाएगी तो ये जाएगा टी की पावर -1। तो कोणीय वेग की विमा क्या होती है, टी की पावर -1। ठीक है, कोण की कोई भी विमा नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टा त्रिज्या होता है। आप देखिए टी की पावर -1, यहाँ पे तो एम एल टी की पावर 1, एम एल 3 टी की पावर 1, एम 0 एल 0 टी की पावर 1, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एम की पावर 0 एल की पावर 0 क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो एम 0 एल 0 टी की पावर 1 भी आप टी की पावर -1 होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, टी की पावर -1 होगा, ये थोड़ा सा ऑप्शन में मेरे ख्याल से गलती हो रखी है। तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या आप ऑप्शन नंबर डी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। वैसे टी की पावर -1 इसकी क्या होती है, विमा होती है। एम 0 एल 0 टी की पावर -1 भी आप इसे लिख सकते हैं। अब ये विमा है दोस्तों आपको जरूर याद रख लेनी है। ऐसी एक होती है पृष्ठ तनाव की विमा। ठीक है, पृष्ठ तनाव, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बट्टा लंबाई। ठीक है, तो बल की विमा क्या होती है, एम एल टी -2, और जो लंबाई है उसकी विमा एल होती है, तो एल से एल कट जाएगा, तो पृष्ठ तनाव की विमा होती है एम टी -2। अगर दोस्तों आपको फॉर्मूले बताया ना, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। खासकर आपको चाल की विमा, वेग की विमा, संवेग की विमा, त्वरण की बीमा, ये तो आपको एग्जैक्टली याद होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, जब आपको अच्छी तरीके से याद होगी तभी आप इसको कर पाएंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैं आपको लिखा देता हूं कि चाल बराबर होता है दोस्तों क्या, दूरी बट्टा समय। दूरी बराबर, दूरी क्या होती है हमारी, एक हिसाब से लंबाई तो होती है, समय क्या होता है, टाइम होता है। तो चाल की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी -1। ठीक है, एल टी -1। ऐसी वेग की बीमा भी क्या होती है दोस्तों, एल टी -1 ही होता है, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय होता है। ठीक है, अब देखिए इस एल टी की पावर -1 को ना आप एम 0 एल टी की पावर -1 भी कर सकते हैं, क्योंकि एम की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो बहुत बार आप क्या करेंगे ना, विमाओं में देखेंगे कि एम को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जो क्वांटिटी नहीं दी गई होगी वो भी आपको ऑप्शन में रिप्रेजेंट की जाएगी कंफ्यूज करने के लिए। तो कभी भी आपके जैसे विमा एल टी की पावर -1 है और इसके आगे आपको एम 0 दिखाई दे रहा है, तो वो भी सही हो जाएगा, एम 0 एल टी की पावर -1 भी इसकी बीमा हो सकती है। ठीक है, ऐसे संवेग की बीमा क्या होती है, डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा, m1 l1 t -1। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। त्वरण की बीमा क्या होती है दोस्तों, त्वरण की बीमा होती है m0 एल टी की पावर -2। ठीक है, नॉर्मली एल टी की पावर -2 क्या होती है, त्वरण की बीमा होती है। तो बीमा निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना, तो आप बीमाएं आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बल की बीमा होती है एम एल टी
माइनस 2, ठीक है। ऐसी बात करें कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा होती है ml2 और t माइनस 2, ठीक है। कार्य की विमा भी यही होती है दोस्तों। शक्ति विमा, शक्ति की विमा क्या होती है ml2 t की पावर माइनस 3, ठीक है। इसी के साथ में घनत्व की विमा क्या होती है ml की पावर माइनस 3 और गतिज ऊर्जा की विमा क्या होती है ml2 t की पावर 2। दाब की विमा क्या होती है ml माइनस 1 t की पावर माइनस 2। आवेग की विमा होती है mlt माइनस 1। ये सारी जो विमाएं है ना, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आप लोग क्या कीजिएगा कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। तो द्रव्यमान को दोस्तों m से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन को l से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई भी एल में होती है, चौड़ाई भी एल में होती है और ऊंचाई भी एल में होती है। तो एम एल की मावन माइनस 3 ऐसे करके हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा किलोग्राम का एम वी स्क्वायर यानी कि वेग का स्क्वायर। तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले अगर आपको याद है ना तो आप विमाएं आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विमा निकालना तो आप जरूर सीख लीजिएगा। विमा और मात्रक निकालना, ये 2 पोर्शन आपको एग्जाम में पक्का प्रश्न मिलेंगे। मात्रकों से तो आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। अल्टीमीटर से हम क्या नापते हैं, तो अल्टीमीटर से वायुमंडलीय दाब, भूतल से ऊंचाई, विद्युत धारा की सामर्थ्य या सुनाई देने में अंतर। तो आप सभी लोगों को पता है कि अल्टीमीटर से हम भूतल से ऊंचाई नापते हैं। हाइट नापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। त्वरण की इकाई क्या है दोस्तों, तो त्वरण की इकाई आप सभी लोग को याद होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए त्वरण की इकाई अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप इकाई आसानी से निकाल सकते हैं। त्वरण आपने पढ़ा है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग बट्टा समय होता है त्वरण का फॉर्मूला, ठीक है। तो वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपको पता है मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक भी होता है सेकंड होता है। अब ये सेकंड की पावर यहां से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, मतलब ये सेकंड जो है यहां से नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। या आप कह सकते हैं मीटर सेकंड की पावर माइनस 2। एक ही बात है कि मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर लिख दिया आपने, कि ये आपने पढ़ा होगा ना कि एम मीटर प्रति सेकंड, तो ये दोनों क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। अब अगर आपको वेग की विमा भी बतानी है तो वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बट्टा समय होता है। तो वेग की जो मात्रक है वो कैसे निकालेंगे, विस्थापन क्या होता है एक हिसाब से लंबाई ही होती है, तय की गई दूरी होती है। तो एल हो जाएगा विस्थापन, समय हो जाएगा टी। तो वेग की विमा क्या हो जाएगी एल टी माइनस 1। और त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण की विमा होती है एल टी माइनस 2। वहीं दोस्तों वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और वहीं त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। बाकी अन्य मात्रक भी इसके होते हैं, आप जैसे निकालना चाहे। 79 में क्वेश्चन है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर स्ट्रेबोस्कोप। तो कोई भी दोस्तों हमारा उड़ता हुआ चक्का होता है तो इसकी प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा, स्ट्रेबोस्कोप के द्वारा। अगला देखिए दोस्तों 80वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग या प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का तथा प्रकाश की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों क्या, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब ऑप्शन नंबर बी ना कह के दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को आप राइट आंसर यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। वैसे दोस्तों एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति बिल्कुल सेम रहती है, क्योंकि एसआई पद्धति में एमकेएस पद्धति को ही अपनाया गया। लेकिन एग्जैक्टली इसका जो आंसर होगा, अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता कि लंबाई के लिए मीटर का, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो तब आप वहां पे एमकेएस को सही कर देते। लेकिन यहाँ पर और क्वांटिटी भी दी गई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, एसआई सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। और एसआई सिस्टम के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो जो 5 से 6 वनदर्गा वाली प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पे जितनी भी वीडियोज हैं वो आप देख लीजिएगा। वहां पे पहले भी मैंने बहुत सारे पार्ट अपलोड किए हुए हैं। एसआई सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए लंबाई को मीटर में, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग या प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का या प्रकाश की तीव्रता के लिए कैंडिला का, और प्रकाश की मात्रा के लिए मोह का उपयोग किया जाता है किसमें, एसआई सिस्टम में, ठीक है। हमारी मूल राशियां कितनी है दोस्तों, 7 हमारी मूल राशियां हैं, और मूल मात्रक कितने हमारे, 7 ही हमारे क्या है दोस्तों, मूल मात्रक भी हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मूल राशियां क्या होती है और मूल मात्रक क्या होते हैं। और इन्हीं मूल राशियों या मूल मात्रक के माध्यम से दोस्तों बाद में क्या होता है हमारा व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ज्योति तीव्रता के लिए प्रकाश घनत्व शब्द का प्रयोग भी कभी कभी किया जाता है। अब यही सीजीएस सिस्टम क्या होता है दोस्तों, यानी कि जिसमें आप लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। एफपीएस सिस्टम क्या होता है, आप लंबाई को फीट में या फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और
समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एसआई सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों 81वां, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन की दाब प्रवणता या फिर पवन की गति एवं बल। अब देखिए एनीमोमीटर आपको पता है कि पवन से संबंधित है, लेकिन ये नापता क्या है, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो एनीमोमीटर के द्वारा दोस्तों पवन का वेग नापा जाता है, वेलोसिटी या पवन की चाल, स्पीड, वो किस चाल से ट्रेवल कर रहा है उसे एनीमोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला, सूर्य का ताप मापा जाता है बैरोमीटर से, पिक्नोमीटर से, एनीमोमीटर से, पायरोमीटर से। ठीक है, तो सूर्य का ताप दोस्तों मेनली आपका पायरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। और पायरोमीटर से आपको याद रखना है कि हमेशा हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान को मापने की जहां पे भी बात आएगी तो वहां पे पायरोमीटर आंसर मार देना आंख बंद करके। उच्च तापमान यानी कि ताप मापन के लिए हमारा पायरोमीटर का यूज होता है, और वेरी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए। इसी कारण सूर्य का ताप में क्या होता है, पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा हवा का वेग, बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब मापा जाता है। अगला क्या है कि आवेग का मात्रक क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, आवेग का मात्रक, आवेग बताया था मैंने आपको, बल गुणा समय क्या होता है, हमारा आवेग होता है। यानी कि जब क्षणिक समय के लिए कुछ बल लगाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, आवेग। ठीक है, और आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो न्यूटन सेकंड क्या हो जाएगा आपका आवेग का मात्रक हो जाएगा। यानी कि क्षणिक समय के लिए लगाया गया बल ही हमारा दोस्तों क्या आवेग कहलाता है। ये पॉइंट पे आप लोगों को डायरेक्ट नोट करना है, इसे इंपल्स कहते हैं, बल गुणा समय। अब आवेग की विमा क्या होती है, आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो MLT-1 ये क्या होती है, आवेग की विमा होती है। क्यों, क्योंकि बल की विमा होती है MLT-2 और समय हो जाएगा T की पावर 1, तो -2 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा MLT-1। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी आवेग की विमा, और बल गुणा समय इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे दोस्तों आपको बल आघूर्ण भी पूछा जाता है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी क्या होता है हमारा, बल आघूर्ण होता है। और बल आघूर्ण का अगर आपसे मात्रक पूछा जाता है तो मतलब विमा पूछी जाती है तो विमा हो जाएगी ML/T-2। ठीक है, बल होता है न्यूटन और दूरी क्या होती है आपकी लेंथ में होती है, आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। आगे बात करते हैं। और दोस्तों मात्रक और मात्राएं तो आपको जरूर से याद रख लेनी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। 84वां प्रश्न है कि किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहला स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल बनाया गया था दोस्तों कार्ल बेंज के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसने बनाया था, कार्ल बेंज। अगला आपका 85वां क्वेश्चन है कि एक बार किसके बराबर होता है, यानी कि एक बार बराबर होता है, किसके बराबर होता है दोस्तों, 10 की घात -5 पास्कल, 10 की घात 7 पास्कल, 10 की घात 5 पास्कल या फिर 10 की घात 4 पास्कल। ठीक है, तो देखिए दाब मापने के लिए हमारा पास्कल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वायु दाब मापने के लिए हमारा क्या होता है, बार का प्रयोग किया जाता है। और एक बार बराबर होता है क्या, 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, 10 की घात 5 पास्कल। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट करना है। और दाब क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है, हमारा दाब कहलाता है। और अगर यहां से अगर आपका प्रश्न बनता है कि एक बार बराबर कितना होता है, तो ये होता है 10 की घात 5 पास्कल। पास्कल क्या होता है, दाब का मात्रक होता है, और बार किसका होता है, वायु दाब का मात्रक होता है। तो एक बार बराबर 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, अगला बात करते हैं कि टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे क्या नापा जाता है, तापक्रम, प्रवाह, दाब या फिर चाल। तो टैकोमीटर का प्रयोग दोस्तों हमेशा चाल मापने के लिए यानी कि स्पीड नापने के लिए होता है। ठीक है, आप जो अपनी आपकी बाइक्स में, आपकी गाड़ियों में जो भी चाल मापने के लिए जो भी यंत्र लगा रहता है उसे दोस्तों क्या टैकोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 87वां क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने कि हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, बेल वायु वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। देखिए दोस्तों आपको गलत कथन को चुनना है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई बिल्कुल सही है, केल्विन तापक्रम मापन की इकाई बिल्कुल सही है, बेल ये गलत है। बेल नहीं है दोस्तों, क्या है, बार है। बार क्या है, वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक क्या होता है, बार होता है, बेल नहीं होता। ठीक है, जबकि ओम क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है। तो कौन सा आपका सुमेलित नहीं है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका इसमें से सुमेलित नहीं होगा। आगे बात करते हैं। अगला हमारा दोस्तों 88वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको जरूर पता होना चाहिए। यहां से भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। सदिश राशियां दोस्तों मेनली ऐसी राशियां होती है जिनमें परिणाम यानी कि परिमाण और दिशा
दोनों की आवश्यकता होती है वो हमारी सदिश राशियां कहलाती है। जबकि अदिश राशियां क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। अब देखिए अदिश राशियां और सदिश राशियों में अंतर क्या है? मैंने बोला आपको, एक होता है हमारा अदिश राशि और दूसरा क्या होता है हमारा सदिश राशि, ठीक है। अब अदिश राशि और सदिश राशि को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? अदिश राशि बराबर होता है स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि बराबर क्या होता है? वैसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है पूछा गया? बल, चाल, ऊर्जा या फिर तापमान। तो निम्नलिखित ऑप्शनों में से दोस्तों हमारा बल क्या है? हमारा एक सदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, अब बल क्यों है एक सदिश राशि? क्योंकि मैंने बताया आपने बल लगाया, आपने बल कहां लगाया? पूर्वी दिशा में, इधर इस दिशा में लगाया, इस दिशा में लगाया, इस दिशा में लगाया, इस दिशा में लगाया। तो इसके लिए क्या है कि बल एक क्या है? हमारी सदिश राशि या फिर वेक्टर राशि है। यानी कि नॉर्मली दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। आपने कहा मुझे 5 किलोमीटर चलना है, ठीक है। अब मुझे 5 किलोमीटर जाना है, मुझे 5 किलोमीटर चलना है, कहां चलना है तुम्हें बतानी है। ये आपका क्या है? एक हिसाब से अदिश राशि में आ जाएगा। अब आपने कहा मुझे 5 किलोमीटर दाई दिशा की ओर को चलना है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सदिश राशि हो जाएगा। या आप कहेंगे कि मैं 40 मीटर उत्तर दिशा की ओर को चलता हूं, तो ये हमारी सदिश राशि हो जाएगी। वहीं मैं कहूं कि मैं उत्तर दिशा की ओर को जा रहा हूं, यानी कि जहां पर आप ये कह सकते हैं कि केवल संख्यात्मक मान का बोध होता है, वह हमारी अदिश राशि होती है। और जहां पर हमारा संख्यात्मक मान के साथ साथ में दिशा का भी बोध होता है, वहां पर हमारा क्या होता है? सदिश राशि होती है। जैसे कि मैंने आपको दूरी और विस्थापन वाले एग्जांपल से पहले वाली वीडियोस में समझाया हुआ था कि दूरी क्या होती है? दूरी अदिश राशि होती है और विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि दूरी क्या होता है? वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की पूरी लंबाई क्या होती है? हमारी दूरी होती है। जैसे यहां से जो चलना शुरू किया, यहां गया, वहां गया, यहां गया, पूरा घूम घाम के जहां से गया, वो पूरी इसकी क्या है? दूरी है। जबकि विस्थापन क्या है? कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। जैसे कि व्यक्ति यहां से यहां उसे जाना है, तो दूरी में क्या होगा? पूरी दूरी काउंट होगी, ठीक है। अब अगर उसे नॉर्मली अगर हम विस्थापन के कंडीशन में देखेंगे तो सीधे यहां से यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी जो उसके द्वारा तय करी जाती है उसे हम कहते हैं क्या? विस्थापन। और ये विस्थापन क्या होता है? हमारी सदिश राशि होती है। तो ये सदिश राशि और अदिश राशियों में अंतर हमारा अगले वाले लेसन पे भी आएगा, मोशन वाली चैप्टर में, वहां पे हम इसे एग्जैक्टली क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे बेसिकली याद रखिएगा कि सदिश राशियां वे राशियां होती है इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण की दिशा आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशियां हमारी कौन कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटियां। जैसे कि दोस्तों बल हमारी क्या होती है? सदिश राशि होती है। वेग सदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश राशि होती है। त्वरण सदिश राशि होती है। भार भी दोस्तों सदिश राशि है। एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय चाल आपकी सदिश राशि है। इसी के साथ में डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका सदिश राशि है। संवेग, आवेग, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ये सारी हमारी क्या है? सदिश राशियां हैं। इसके अलावा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, आवृत्ति, कार्य, ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, शक्ति, दाब, आयतन, विद्युत फ्लक्स, ये सभी क्या है? हमारी अदिश राशियां हैं। इनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में भी बात करेंगे। अगला दोस्तों हमारा 89वां क्वेश्चन है कि ल्यूमेन क्या है? थोड़ा सा एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? हाँ, ल्यूमेन एकक है। यानी कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, या फिर हम कहेंगे प्रदीप्ति घनत्व का, या दोस्तों चमक का। तो ल्यूमेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ल्यूमेन इंटेंसिटी के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। यानी कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक आपका क्या होता है? ल्यूमेन होता है, ठीक है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, लेकिन ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। दोनों याद रखने दोस्तों आपको, ठीक है। ज्योति तीव्रता ये होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है क्या? कैंडेला। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो, कोलर, जॉर्ज स्टीफेंस, या फिर जेड जॉनसन के द्वारा, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, तो इसका आविष्कार किया गया था हमारा जेड जॉनसन के द्वारा। तो 90 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था? जॉर्ज जेनसन साहब ने। और प्रमुख आविष्कारक भी आपको दोस्तों जरूर याद रख लेने हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब देखिए गैलीलियो से भी आपको एक प्रश्न याद रखना है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। मतलब जड़त्व के नियम को गैलीलियो के द्वारा परिभाषित किया गया था। इस कारण जड़त्व के नियम को हमारा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अभी जड़त्व का नियम या गैलीलियो क्या नियम क्या है? जब हम गति के नियम पढ़ेंगे ना, उसमें जो पहला नियम आता है उसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो गैलीलियो के द्वारा क्या गई थी? जड़त्व की संकल्पना का सिद्धांत किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। इसी कारण गैलीलियो को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं गति के फर्स्ट नियम को, ठीक है। अगला क्या है कि प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? कुछ आविष्कार बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण, कि प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्लवन का सिद्धांत हमारा आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, यानी कि थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन।
रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। और रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने करी थी? मैडम क्यूरी और पीजे क्यूरी ने करी थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। याद रखना है किसका? सापेक्षता का सिद्धांत किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, इसी के साथ में क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम दोस्तों न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। रमन इफेक्ट सीवी रमन जी के द्वारा दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, ये तो हम आगे भी बात कर लेंगे। ठीक है, जड़त्व की संकल्पना गैलीलियो के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश सिद्धांत मिलिकन के द्वारा दिया गया था। और गति के नियम किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम के द्वारा दिया गया था। सौरमंडल के आविष्कारक कौन थे? तो कॉपरनिकस सौरमंडल के आविष्कारक थे। ग्रहों के आविष्कारक कौन थे? तो केपलर, जिन्होंने ग्रहों के गति संबंधी नियम दिया, ग्रहों के नियम दिए कि ग्रह कैसे घूमते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने दिया था। तो ये प्रमुख आविष्कार और सिद्धांत आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न 91वां कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी मेनली दोस्तों सीजीएम के ट्रांजिशन पर आधारित होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, किसके? सीजीएम के। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जूल किसकी इकाई होती है? तो जूल आपको बताइए दोस्तों, ऊर्जा की इकाई होती है क्या? जूल। ठीक है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बल की न्यूटन, दाब या प्रेशर की मात्रक होता है पास्कल, और तापमान क्या होता है? केल्विन। ठीक है, तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। आगे बात करते हैं कि अश्वशक्ति किसका मात्रक है? तो अश्वशक्ति के बारे में बताया है। अश्वशक्ति भी दोस्तों आपका किसका? शक्ति का मात्रक है। ठीक है, और एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? कि एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। तो शक्ति का मात्रक है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आइंस्टीन, डब्ल्यू के रॉन्जन, डब्ल्यू एच फ्रेंच या फिर हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। तो ये तो मैं आपको इससे पहली वीडियो में भी करा चुका हूं दोस्तों। रॉन्जन, डब्ल्यू के रॉन्जन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल के बारे में आपको आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत एवं प्रकाश विद्युत प्रभाव भी किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। हेनरी बैक्यूरेल रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, और डब्ल्यू के रॉन्जन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। कब? 1895 के आसपास में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित कौन सी एक सदिश राशि है? तो देखिए, तापमान, ऊर्जा, संवेग या फिर दबाव। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आपका क्या होता है? संवेग क्या होता है? एक सदिश राशि है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, m इंटू वी क्या होता है? हमारा संवेग होता है। और संवेग परिवर्तन की दर जो होती है हमारी दोस्तों बल के समानुपाती होती है। यह है किसका? न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे कि संवेग क्या होता है, बल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। संवेग क्या है दोस्तों? इसमें एक हमारी सदिश राशि है। आगे बात करते हैं एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? तो एंगस्ट्रॉम के द्वारा दोस्तों तरंगदैर्घ्य नापी जाती है। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है। 10 की घात -10 मीटर। और सेंटीमीटर पूछेगा तो 10 की घात -8 सेंटीमीटर। और एंगस्ट्रॉम क्या नापता है दोस्तों? तरंगदैर्घ्य को नापता है। और सदिश राशि अदिश राशि का कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोगों को ये समझना ही पड़ेगा। कुछ क्वांटिटीज में आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें आपकी परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वो हमारी क्या होती है? मेनली सदिश राशियां होती है। ठीक है, और संवेग क्या हमारी दोस्तों? मेनली सदिश राशि है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। और संवेग की अगर विमा पूछा जाएगा तो MLT-1, हाँ यही होती है MLT-1 संवेग की विमा। आगे बात करते हैं कि आपको इसमें से मिलान करना है दोस्तों मात्रक के अनुसार। ठीक है, अब देखिए त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, आप सभी लोगों को पता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है जूल, और तापमान को फारेनहाइट में भी नापते हैं। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा 98वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है? तो नॉट का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि गति मापने के लिए। किसकी गति नापने के लिए? समुद्री जहाज की गति को नापने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या फिर जीव विज्ञानी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री के रूप में इन्हें जाना जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1905 में इनके द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। अगला, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत या प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने करी थी? आइंस्टीन ने करी थी। कब करी थी? 1921 में
आइंस्टीन क्या बजाते थे, नोबल और वायलिन बजाते थे, ये भी आपको जरूर आइंस्टीन के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हमने करीबन 50 क्वेश्चन के आसपास में बात कर ली है। इससे आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में कवर अप करेंगे, जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, 100 ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं 100 से लेकर के 105 तक। ठीक है, ये क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी इसमें से सदिश राशि है। ये अभी जब मैंने आपको अदिश और सदिश के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो वो सारे की पॉइंट आप लिख लीजिएगा, उसी इन्हीं में से आपको सारा मिल जाएगा। कौन सी सदिश राशि है, कौन सी यहाँ पे जाजुओं के समय मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, कोणीय वेग की सही इकाई क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, और माइक्रोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। ये 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।